का संविधान है, हम सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में बहुत सारे वेलफेयर स्कीम के बारे में तो हम बात करते ही हैं। कानून के उन पेचीदगियों के बारे में बात करते हैं जो आपको लगता है कि हमको नहीं पता है। कानून के उन नुक्तों पर बातचीत करने के अलावा कानून ने भारत के संविधान के तहत आपके जो हक और हुकूक हैं वो क्या हैं, वह भी हम आपको बताते हैं। आपको यह पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया है। हम जो प्रतिनिधि चुनते हैं, एमएलए, एमपी, मुखिया, सरपंच, वार्ड परिषद, सब हमारे लिए, हमारी सेवा के लिए होते हैं। इसी तरह जितने कारखाने, जितने इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं वो हमारे लिए बने हुए हैं ताकि हम अपने देश, अपने इलाके, अपने क्षेत्र का विकास कर सकें। इन तमाम चीज़ों के लिए, जिसको विकास बोलते हैं, वित्त, पैसा, धन, फाइनेंस सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। उस महत्वपूर्ण चीज़ को जो हैंडल किया जाता है, उस तरह की संस्थाएं बैंक्स हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। और हाल के दिनों में 90 के बाद, खास करके 2000 के बाद प्राइवेट बैंक्स की भी भरमार हुई है। प्राइवेट बैंक भी उसी तरह की सेवा देते हैं और सरकारी बैंक भी उसी तरह की सेवा देते हैं, लेकिन उनकी शर्तें और सरकारी जो उपक्रम हैं, जिसको कि लोक उपक्रम कहते हैं, उनमें थोड़ा सा अंतर है। कानून की बात में आज हम जानेंगे सरकारी बैंकों के जो कामकाज हैं और सरकारी बैंक ही गवर्नमेंट के तमाम पॉलिसीज, तमाम वेलफेयर स्कीम को इम्प्लीमेंट करने, कराने में, कारखाने खोलने, खुलवाने में सबसे अहम भूमिका निभाती हैं। अब पिछले 7 साल को अगर हम याद रखें तो लगभग हर घर, हर व्यक्ति के पास अपना बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट में बहुत सारी तरह की फैसिलिटीज सरकार ने दी है, बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, लेकिन आप जानकारी के अभाव में उन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, जबकि उसमें बहुत मामूली खर्च आपका पड़ता है। ये सब क्या है, कैसे है, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, जो श्रोता सुन रहे हैं, उनसे यह विनती है कि वो अपने तो जाने ही अपने लोगों को भी बताएं कि बैंकों के कामकाज जो हैं, उन कामकाज में उनके हित की जो बातें हैं वो क्या क्या हैं। आज कानून की बात में एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं सुबोध कुमार जी, जो बैंक ऑफ इंडिया के डीजी में। स्वागत है आपका। नमस्कार। सुबोध जी, हम ये जानना चाहते हैं कि बैंक के सामान्य कामकाज, खाता खोलने से लोन देने के अलावा और क्या क्या है? जहाँ तक बैंकों की बात है, मैं झारखंड स्टेट की बात करूँगा। ऐसे बैंक कई तरह की सुविधाएं प्रदान करती है। खास करके झारखंड स्टेट की बैंकों की शाखाओं के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले ग्राहकों का बचत खाता से शुरुआत होती है, जिससे कि वो कस्टमर बनते हैं। जो बाकी जो बिजनेस के लिए लोन वो मिलते ही हैं, इसके साथ साथ आप लॉकर की सुविधाएं अवेल कर सकते हैं। आप चाहें तो जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड जितने भी टैक्स जमा होते हैं वो बैंकों के थ्रू जमा होते हैं। किसी भी प्रकार की अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करनी हो तो बैंक कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व होती है, तो उसमें बैंकों की सुविधाएं आपको मिलती है। एक चीज़ देखें तो अगर 5 साल पहले, 6 साल पहले वो में चले जाएं तो इस 5-6 साल पहले में जो एक चीज़ हुई कि सबके खाते खुलवा दिए गए। यानी पहले घरों में जो कैश रहता था, ट्रांजैक्शन की गुंजाइश रहती थी, वो कैश चले गए बैंक्स में। तो
उन जनधन खाता योजनाओं को, या क्या कहते हैं उसका टर्म क्या है, उन जनधन खाता योजनाओं के साथ साथ उसके लिए क्या क्या बेनिफिट्स दिए गए और लोग उठा रहे हैं कि नहीं, उसका फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जैसा कि आपने बताया, एक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जी अकाउंट खोला गया था, जिसमें था कि हर एक व्यक्ति का खाता होना चाहिए बैंक में। इसमें जो बैंक जितने भी खाताएं खोल रहे थे उसमें जीरो बैलेंस पे खाताएं खोल रहे थे, उनको उसमें कई तरह के बेसिक लाभ भी मिल रहे थे, जैसे कि उनके साथ रुपए कार्ड उनको फ्री में दिया जा रहा था, जिससे कि वो डिजिटल लेन देन कर सकते हैं। बाकी अन्य खातों के लिए उसके लिए कुछ चार्ज लगते हैं, बट इनके लिए वो फ्री में दिए गए हैं। प्लस अगर खाता उनका सही सुचारू रूप से चलता है तो हम उसमें PMJDY OD बोलते हैं, एक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी उनको दी जाती है, 5,000 तक सामान्यतः दी जाती है। अगर उनका 6 महीने तक खाता सही चलता है तो वो OD फैसिलिटी का लाभ ले सकते हैं, सिर्फ एक आवेदन दे करके ही। तो इस तरह से पहले तो एक बैंकिंग से जुड़ने का उनको मौका मिला, बिना कोई शुल्क के, बिना कोई मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया के, रुपए कार्ड उनको फ्री में मिल रहा है। प्लस अगर 6 महीना उनका खाता सही रहता है तो आपको ये OD फैसिलिटी भी मिलती है। आम तौर पर जो अपने यहाँ नौकरी और रोजगार की दशा है उसमें अगर हम देखें तो छोटे मोटे लोन के लिए लोग प्राइवेट फंडर्स के पास चले जाते हैं। उस पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद प्राइवेट फंडर्स बड़े पैमाने पर फंडिंग करते हैं और हेवी इंटरेस्ट लेते हैं। क्या है तो चाय की दुकान खोलनी है, क्या है तो सब्जी बेचना है, क्या है तो पानी फल बेचना है, फल बेचना है, उससे हम अपना जीविका चलाएंगे। उसमें जो आप जनधन खाते की बात कर रहे हैं, तो जनधन खाते खोलने के बाद इस तरह के कितने ग्राहक परसेंटेज में अगर आप बताएं तो आए कि भाई हमको हमारा खाता सुचारू रूप से चल रहा है, इसलिए आप हमको 5,000, 10,000, 20,000 रुपये दीजिए, और उन्होंने लौटाया कि नहीं लौटाया? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। आप अभी कुछ दिन पहले PM स्वनिधि योजना के बारे में आपने सुना होगा, जिसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को पहला ट्रेंच के रूप में 10,000 रुपये का ऋण स्वीकृत किया जाता है। इसमें जितने भी अर्बन एरिया में जितने भी वेंडर्स है, जैसे टी स्टॉल लगाना है, कोई फल के बेचना है, या कोई स्ट्रीट में जो छोटे छोटे खोमचा लगाकर जो भी बेचते हैं, उनके लिए एक महत्वाकांक्षी योजना लाई गई। इनको जितने भी हैं उनको आइडेंटिफाई करके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा उसका एप्लीकेशन को बैंकों में दिया गया और हज़ारों लोगों को लोन दिया गया। और जो 1 साल में टाइमली बंद कर देते हैं उनको दूसरे ट्रेंच में 20,000 रुपये की सुविधा मिलती है। अब बहुत अच्छा सवाल किया कि बहुत सारे लोग ये जानते ही नहीं है कि 10,000 रुपये ले करके वो बैठ गए, कहाँ जमा करना है, नहीं करना है। कई लोगों को, हालांकि हम लोगों ने अवेयरनेस कैंप काफ़ी चलाया, बहुत लोग इसका लाभ भी उठा रहे हैं, कुछ लोग वंचित रह गए हैं। तो उन लोगों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो लोग अपने टाइमली रिपे करके दूसरे ट्रेन जो 20,000 का उसका लाभ उठाए। वो अगर 18 महीने में अगर वो जमा कर देते हैं तो तीसरा ट्रेन की सुविधा है, उसमें तीसरी किस्त 50,000 के रूप में स्वतः ऋण उनकी स्वीकृत हो जाएगी। तो इस तरह से 50,000 तक इस योजना के तहत बढ़ सकते हैं। एक चिट फंड कंपनीज का कामकाज हमने देखा है, अभी भी वैसा ही चल रहा है। कुछ जगह चिट फंड कंपनियां काम कर रही हैं, उनके एजेंट्स होते हैं जो हर स्टॉल पर पहुंच जाते हैं शाम को। दिन भर उनका काम वही है, जो बिक्री हुआ से 10 रुपये 20 रुपये जमा खाते, तुम्हारा जमा करना, जो बाद में खा जाते हैं, डुबा देते हैं, तो उस तरह से पैसा वसूलते हैं। तो आपके पास इस तरह की कोई फैसिलिटीज है, इस तरह का कोई आदमी है जो इस तरह की वसूली कर सके, जिसमें आप कह रहे हैं कि नहीं चुका पा रहे हैं, उनको पता नहीं है कि इसके आगे हमको क्या मिलने वाला है? नहीं, जैसे हम लोग लोन देते हैं 10,000 का, तो उस समय उनको जानकारी दे दी जाती है कि ये किस्त जो है 900 या 1,000 रुपये का प्रति मंथ बैंक में जाकर के जमा कर देना है, या उनके अपने जो बचत खाता है उसमें भी पैसा मेंटेन है तो उससे ऑटोमेटिकली कटते जाता है। और कलेक्शन के लिए बैंक का अपना जो या तो टेली कॉलिंग है, कॉल उनके जाते हैं, मैसेजेस जाते हैं, या पर्सनल विजिट भी लोग करते हैं कि भाई आप लोन को चुका दीजिए। बट बहुत लोगों ने चुकाया है, इसमें बहुत सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहा है, लोगों में काफ़ी जागरूकता आई है। और दूसरे ट्रेंच का 20,000 का ऋण लिए हैं बहुत लोग, अब तीसरे किस्त की बहुत लोग अवेल करने के कगार पे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो चिट फंड वाले हैं लोग अवेयर हो गए हैं, फिर भी मैं अपील करूंगा लोगों से कि वो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है बैंकिंग में,
ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन वो बैंक शाखा में अप्रोच करे या लोकल अपने जो भी शहर में तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में अप्रोच करे या ब्लॉक, अगर गांव में तो ब्लॉक लेवल पे अप्रोच करे। वहाँ पे एप्लीकेशन भरने की बहुत सारे जो विभिन्न योजनाएं हैं, इसके लिए सरकार के द्वारा प्रावधान ही है कि उन लोगों का एप्लीकेशन भरा जाए और उसको जो भी नियरेस्ट बैंक है, ब्रांच है, उसमें उनको भेजा जाए। तो वहाँ संपर्क करें, उनको जरूर लाभ मिलेगा। तो एक और चीज़, जो जनधन खाता योजना जिन लोगों ने खोला, उन लोगों के लिए, खाता खोलने वालों के लिए कुछ पेंशन योजना वगैरह कुछ हुआ था, तो ये क्या है पेंशन योजना और इसमें कितना लोग बेनिफिशियरी हैं, क्यों नहीं हो पा रहे हैं? हाँ, एक चूँकि आप जानते हैं कि भारत में बहुत सारे लोगों का रिटायरमेंट जो 60 साल के पास अमूमन हो जाती है, तो उसका पेंशन योजना बहुत लोगों के नहीं है। इसी कड़ी में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग रहते हैं, उसके लिए एक अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई भारत सरकार के द्वारा 2015 से। उसमें कई मॉडिफिकेशंस भी आए हैं। सरकार उसमें काफ़ी फीचर्स, नए नए फीचर्स भी ऐड कर रही है। इसमें जो 18 साल से 40 साल तक की उम्र के लोग जो है, उसमें जो पेंशन है 1000 से लेकर के 5000 तक का पेंशन का इसमें प्रोविज़न है, जिसके लिए वो निश्चित एक प्रीमियम है। जैसे अगर 18 साल का है 1000 का, तो 42 रुपये से लेकर के अगर 5000 का है, अगर 18 साल उम्र का वो व्यक्ति है, तो 210 रुपये तक का लगेगा। और 60 साल होने के बाद में, उम्र जब उसकी 60 ईयर्स हो जाएगी, तो उसके बाद से ये पेंशन उसको मिलने शुरू हो जाएगी। साथ ही उसमें जो उसके पैसे जमा होते हैं वो भी उसको वापस मिल जाते हैं। इसमें बहुत सारी फैसिलिटी। तो ये जो है ये उसके अकाउंट से कट जाएगा अपने से, या उसको इस बात के लिए कहना पड़ेगा बैंकर्स को कि आप हमारे अकाउंट से काट लिया कीजिए? हाँ, ऐसे तो बैंक खुद ही सभी कस्टमर्स को इस योजना के लिए प्रेरित कर रही है। बैंक के बहुत सारे जो किसान मित्र हैं, बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस, हमारे BC जिसको बोलते हैं, उनको ये इसकी जानकारी पूरी तरह रहती है। वो सभी जो खाताधारी हैं उनको टच करते ही हैं, इसके बारे में वो बताते ही रहते हैं। और जब एक बार वो फॉर्म भर देते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली जो भी उनका किस्त है, मंथली है, क्वार्टरली है, ईयरली है, उस हिसाब से अगर बैलेंस है तो वो कटते जाता है और अपने आप वो हो जाने के बाद मैंने उनको कोई फॉर्म नहीं जमा करना नहीं, एक बार शुरू में एक 1 पेज सहमति देनी पड़ती है। हाँ, सहमति एक देनी पड़ती है उनको, चाहे नियरेस्ट बैंक शाखा में जाएं और या BC जाए। सभी को पता है गांव में BC जो होते हैं, उनके पास चले जाएं, वो खुद ब खुद ही कर देंगे, कोई परेशानी नहीं है। वो सिर्फ एक दस्तखत करना है और उनका इस स्कीम में इनरोलमेंट हो जाता है। बहुत ही सुगम है। अगर सही उम्र में करते हैं तो रिटायरमेंट के, यानी आफ्टर 60 उनको 5000 रुपये हर महीने, जो भी आप ऑप्शन जितना प्रीमियम का चूज करते हैं, जितना प्रीमियम को चूज, अगर पहले डेथ हो गई तो फिर उनके जो स्पाउज है या नॉमिनी, उनको मिलता रहेगा। उनको फिर प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है। 60 साल के बाद उनको मिलना शुरू हो जाएगा। और क्या क्या पेंशन के स्कीम्स हैं इसमें? तो अभी अटल पेंशन योजना के ही तहत सब चीज़ों को समावेशित कर दिया गया है। इसमें कई फीचर सरकार बढ़ाते जा रही है। लोगों को अभी एक छोटी सी रकम लगती है, लेकिन इसके बेनिफिट्स जब डिटेल में लोग जानते हैं, जानेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेनिफिट है। इस अमाउंट को कितने तक बढ़ाने की, जो प्रीमियम देना पड़ता है, कितने तक बढ़ा सकते हैं? नहीं, 5000 तक ही अभी है। लेकिन अगर एक सक्सेस रहा तो सरकार बढ़ा भी सकती है, लेकिन ये मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि हम उस मीटिंग में जाते रहते हैं। तो अभी सरकार का एक मॉडल चला है, अगर ये सफल रहता है सरकार की योजनाएं, तो जो चूंकि उसकी प्रीमियम भी तो बढ़ेगी। अगर 5000 में जितनी प्रीमियम है 10,000 पे अगर होती है तो उसके लिए प्रीमियम भी बढ़ेगी। फिर सरकार को जो उसका गैप होता है वो फंडिंग करना पड़ता है, उस ट्रस्ट को देना पड़ता है। तो सरकार अपना इस पर काम कर रही है। उम्मीद है कि ये फ्यूचर में बहुत ही अच्छा इसमें फीचर्स ऐड होते जाएंगे। अभी प्रधानमंत्री ने कई तरह की घोषणाएं, लोकल वोकल, मेक इन इंडिया, ये एडुकेशन लोन वगैरह वगैरह, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? और जो कोलेट्रल है और नॉन कोलेट्रल है, ये क्या है? इसमें चूंकि बहुत सारे बैंक, ये सवाल मैं इसलिए भी आपसे कर रहा हूं कि आप स्टेट बैंकर्स कमेटी के ये कन्वेनर हैं, इसलिए भी दूसरे बैंक्स के बारे में भी थोड़ी जानकारी आपने। ये समस्याएं आती थी क्योंकि बैंक का जो फंड होता है वो पब्लिक का फंड होता है, बैंक का अपना कोई फंड होता नहीं है। तो पब्लिक फंड की सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखना बैंक का भी काम है। तो बैंक कुछ कोलेटरल पे जोर दिया करते थे,
तो इससे छुटकारा दिलाने के लिए सरकार ने बहुत सारी गारंटी स्कीम भी लॉन्च की और कुछ सर्टेन अमाउंट तक से 10 लाख तक मोस्टली लोन का उन्होंने कोलेटरल फ्री घोषित कर दिया। इससे ज़्यादा होने पे सरकार ने कई गारंटी ट्रस्ट भी बनाए हैं जिसके माध्यम से 2 करोड़ तक का लोन को सिक्योर्ड भी किया जा सकता है, ताकि जो कोलेटरल की समस्याएं आती हैं, जो बैंकों को अपनी दिक्कत होती है लेंडिंग करने में, उससे बैंकों को राहत मिल सके। तो जैसा कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बैंक ने जैसे मुद्रा योजना है, बहुत ही अच्छी योजना है, जिसमें 3 कैटेगरी के, लेकिन 10 लाख तक का लोन बिना कोलेटरल का कोई भी व्यवसाय के लिए किसी भी आदमी को मिल सकता है। और इसके लिए कई टारगेट्स जो हम लोग सेट करते हैं हर एक साल, और जितने भी बैंकों में एप्लीकेशन जाते हैं उसको तो बैंक को सर्टिफाई करना पड़ेगा ना कि 10 लाख रुपए जो हम ले रहे हैं वो आपको लौटाएंगे, उसको तो आप सर्टिफाई करना चाहेंगे ना। हाँ, नहीं, जो व्यक्ति अप्लाई करता है 10 लाख के लिए तो अपना एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट देता है, वही हम किसी चीज़ का बिजनेस करेंगे, इतना उसमें हमारा लागत लगेगा, इतना टर्नओवर करेंगे, तो वो बैंक वाले, बैंक और जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेस करना चाहते हैं, उनके बीच एक डिस्कशन के द्वारा फिर अमाउंट राशि फिक्स कर दी जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी जा रहा है, उसको पता है कि 10 लाख रुपया लेंगे तो कहाँ यूटिलाइज करेंगे, उसके भी कुछ मार्जिन 5-10% उनके भी मार्जिन लगेंगे, फिर कितना टर्नओवर की ज़रूरत है, या उसमें कुछ फर्नीचर के लिए कितने की ज़रूरत है, हमको रॉ मटेरियल के लिए कितने ज़रूरत है, तो ये सब चीज़ों का वो आकलन करके ही जाते हैं। नॉर्मली वो 50,000 से लेकर के और 10 लाख रुपये तक का ऋण होता है, जो भी जरूरत होती है उसके अनुसार से उनको मिलता है। एजुकेशन लोन क्या है और कितना तक दे सकते हैं, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? एजुकेशन लोन, जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी स्टूडेंट हायर एजुकेशन या कोई भी ग्रेजुएशन या कोई भी स्किल डेवलपमेंट के लिए लेना चाहते हैं उसके लिए उपलब्ध है। इसमें अगर 4 लाख तक का ऋण है तो उसमें कोई कोलेटरल नहीं है, वो सिंपल वो बोरोवर और उसके जो पेरेंट्स हैं उनके सिग्नेचर से उसको दे दिया जाता है। जो भी कोर्स का फीस है उसमें बहुत सी हॉस्टल फीस भी इंक्लूडेड रहता है, उसमें जो अन्य बुक के भी खर्चे हैं वो सब भी इंक्लूडेड है। 7.5 लाख तक लोन है तो थर्ड पार्टी गारंटी की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड पार्टी से मेरा मतलब होता है जैसे परिवार से बाहर किसी की गारंटी जो जिसका वर्थ उतना हो, उसकी एक पर्सनल गारंटी लगती है उसमें। इसके ऊपर वाले में बैंक जनरली कोलेटरल सिक्योरिटी मांग करते हैं, और ये एलिजिबिलिटी उनके कोर्स फी के ऊपर डिपेंड करता है। हर एक बैंक का थोड़ा अलग अलग होता है। कुछ बैंकों का इंडिया में आप करते हैं तो 40 लाख तक है, अब्रॉड में 1 करोड़ तक भी जा सकता है, 80 लाख किसी बैंक का है। ये जो आप लोन देते हैं उस लोन का बीमा होता है क्या, कि अगर किसी कारण से उसका डेथ हो गया इस बीच में तो वो गार्जियन को या जो पार्टी गारंटर बना है उसको नहीं भरना पड़े, तो वो बीमा होता है? बिल्कुल बिल्कुल, स्टूडेंट का एक बीमा कराया जाता है। अगर इन केस ऑफ डेथ जो है उतना वो जितना भी लोन आउटस्टैंडिंग रहता है वो इंश्योरेंस कवरेज के द्वारा वो उससे बंद हो जाता है। गार्जियन पर उसका दबाव नहीं आता, वो इंश्योर्ड ही रहता है, उसमें इंश्योरेंस की व्यवस्था रहती है। जो स्टूडेंट है उसका इंश्योरेंस किया जाता है, मैंडेटरी भी है एक तरह से। दूसरे को उसको जॉब नहीं मिला, वो किसी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आया, जॉब के लिए कोशिश करता रहा, जॉब नहीं मिला, देन नहीं, उसमें देखिए 6 महीना या मैक्सिमम साल जो भी है, साल भर तक मैक्सिमम जो है कि बैंक वेट कर सकती है। उसके बाद में तो उसका रिपेमेंट शेड्यूल चालू ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी को जॉब नहीं मिला तो वो कोशिश कर सकता है अपने एजुकेशन को यूज करके कुछ अपना लोन उसको बोलेंगे क्या, सॉफ्ट है क्या वो, कि माने ब्याज दर बहुत कम है और आसानी से नहीं, उसमें एजुकेशन लोन में ऐसी व्यवस्था रहती है कि ड्यूरिंग द कोर्स पीरियड आपको सिंपल ब्याज लगता है, माने ब्याज पे ब्याज नहीं देना पड़ता है उसको। ठीक। और अगर आप उसके दरमियान अगर आपने ब्याज भर दिया है तो आपको एडिशनल छूट भी मिलती है, 0.5% की छूट भी मिलती है। हर एक बैंकों का अलग अलग है। खास करके जो ये गर्ल चाइल्ड है, गर्ल स्टूडेंट है, तो उसके लिए भी 0.5% एक विशेष छूट रहती है, हर एक बैंकों ने दे रखी है। लेकिन वही है कि 1 साल के कोर्स कंप्लीट के 1 साल के अंदर तक में या जॉब लगने के अंदर में, जो अगर जॉब लग गया तो उसके अगले महीने से रिपेमेंट चालू हो जाएगा, नहीं तो 1 साल के बाद तो चालू हो नहीं होना। जैसे कि मेडिकल इंजीनियरिंग या इस तरह की पढ़ाई करने लोग जाते हैं, तो उस पढ़ाई करने जाने में कैंपस जिनका हो गया सो हो गया, जिनका नहीं हुआ उनको बहुत परेशानी पड़ती है, 2-2 साल 3-3 साल 5-5 साल लग जाते हैं।
एक तो उनको नौकरी नहीं लग रही है, पढ़ाई करने के बाद डिग्री लेकर घूम रहे हैं, और दूसरे आपका दबाव कि आप हमको दीजिए, है ना। इस दोनों के बीच में उनके लिए क्या स्थिति है? वो तो देना तो पड़ेगा उनको, रीपेमेंट तो करना पड़ेगा आपको। हाँ बिल्कुल, इसी बैंक का जो भी फंड है, जैसा मैंने कहा पब्लिक का फंड है, तो सर्टेन पीरियड के बाद तो उसका रीपेमेंट शेड्यूल चालू होना ही है। अब जो लोग स्किल्ड हैं, उनको जॉब नहीं मिल पाया, तो वो अपना ओन कोई सेटअप स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि उनके पास नॉलेज है। लोन चुकाना पड़ेगा, इसमें कोई स्किल किया। हाँ, अब आपकी जवाबदेही है कि आप उससे अर्न करिए, अपने भी खाइए और हमको भी खिलाइए। हमारा जो है, हमने जो दिया उसको वापस करिए, वो कोई एक्सक्यूज नहीं है। अपना स्टेट मूल रूप से एग्रीकल्चर एंड एलाइड बेस्ड कह सकते हैं। झारखंड जो है एग्रीकल्चर एंड एलाइड बेस्ड है। तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड बेस्ड में किस किस तरह के लोन मिल सकते हैं? एग्रीकल्चर के जो अपने वो हैं, मत्स्य पालन से लेकर कुक्कुट पालन तक बहुत सारी चीज़ें हैं, ये पशुपालन, तो इसमें किस तरह के लोन? गवर्नमेंट के जो वेलफेयर स्कीम्स हैं बहुत सारे, वो स्कीम्स भी आपके यहाँ से ही फंडिंग होती है, तो कैसे कैसे वो मिलता है, उसका क्या प्रोविजन है? ये एक आपका जो बीसी है, बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट जो है, वो क्या करता है, उसमें मदद करता है, वो बताता है लोगों को कि हाँ ये सुविधा है? देखिए, इसमें जो एग्रीकल्चर की झारखंड स्टेट में बड़े प्रोजेक्ट के से ज़्यादा छोटे लोन्स की बहुत ज़्यादा स्कोप है जी। खास करके जो एलाइड एक्टिविटीज मैं इसलिए कर, मैं केवीआईसी में लंबे समय तक था। केवीआईसी में वहाँ 30% तक रिबेट है SC/ST महिलाओं को, लेकिन केवीआईसी कर नहीं पाया, इसलिए बैंक्स ने कोऑपरेट नहीं किए। तो हमारा एक एक्सपीरियंस है। उस समय भी SLBC के कन्वेनर आपका ही बैंक हुआ करता था, लीड बैंक मैनेजर जिसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, वो आते थे, बैठते थे, वो कोशिश करते थे, लेकिन हो नहीं पाया। तो एटीट्यूड जो है बैंकर्स का, उस हिसाब से बनना कि हाँ ये 10 लाख अगर हम दे रहे हैं, 5 लाख दे रहे हैं, ये कोशिश तो कर रहा है, इसका प्रोजेक्ट सही है, उसको दे करके दिखा जाए। नहीं, बात आपकी सही है। पहले कुछ ज़्यादा इसमें चूँकि NPA बहुत हो गए थे, मतलब डिफॉल्टर बहुत हो गए थे, इसी कारण बैंकों की थोड़ी उदासीनता रही है। लेकिन अभी जब से हम लोग इधर देख रहे हैं 1-2 साल से, इसमें काफ़ी प्रगति हुई है। KVIC के एप्लीकेशंस को अभी डिस्पोजल काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है, और इसमें KVIC ने भी अपने स्किल डेवलपमेंट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी किया है। मॉनिटरिंग भी उनकी काफ़ी इम्प्रूव्ड हुई है, तो इससे लोगों में जागरूकता भी फैली है। पहले क्या था, लोग पैसे लेकर के फंड डाइवर्ट कर लेते थे, सही से जानकारी नहीं होती थी, जिसके चलते बैंक भी परेशान होते थे और वो भी बोरोवर भी परेशान होते थे। लेकिन अभी सिचुएशन थोड़ी बदली है, बैंक भी इसमें अब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। बट KVIC का मोस्टली प्रोजेक्ट MSME के अंतर्गत आता है। आपका सवाल था एग्रीकल्चर में बैंक क्या कर रही है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर एलाइड भी है, उसमें जुड़ा हुआ बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। हाँ, कुछ प्रोडक्ट हैं जो मतलब मछली वो नहीं पालेगा, बकरी नहीं पालेगा। हाँ, बट दोनों का कुछ कॉम्बिनेशन है। उधर भी वर्मी कंपोस्ट का वो काम कर सकता है, क्लासिफाइड इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है। जो उसमें एलाइड एक्टिविटीज यहाँ असीम संभावना है, जैसे गोटरी है, पिगड़ी है, फिशरी है, चाहे मुर्गी पालन है या डेयरी का है। तो ऐसे सरकार के द्वारा, चाहे बैंक का द्वारा भी कई स्कीम जारी की गई। झारखंड बनने के बाद एक जो बड़ी चीज दिखी, वो गोटरी में, फिशरीज में, और ये क्या नाम है, कुक्कुट पालन, इसमें जो है गजब की बढ़ोतरी हुई है, और लगभग स्वावलंबी बनने की स्थिति में हम आ गए हैं। बैंकों की क्या भूमिका है? बैंक को बहुत बड़ी भूमिका है, वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें नाबार्ड की भी बहुत बड़ी भूमिका है। अभी नाबार्ड ग्रास रूट लेवल पे लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्लस्टर ट्रेनिंग भी चल रही है। और बैंक, आप जानते हैं कि 24 ज़िले हैं यहाँ पे, 24 RCTs है, एक रूट सेटी भी है, 25 कह सकते हैं, केनरा बैंक एक्स्ट्रा है। यहाँ पे हम लोग स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग देते हैं। तो जितने भी अलाइड एक्टिविटीज़ की जो आप बात कर रहे हैं, गोटरी है, पिगड़ी पालन है, फिशरीज है, ये सब की हम लोग रेजिडेंशियल ट्रेनिंग देते हैं। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन तक हम लोग फ्री में उनको रखते हैं, खिलाते हैं। बैंक अपने से करवाती है। और MSME के लिए भी जितने भी है, उसके लिए भी, जैसे उसको प्लम्बरिंग का काम नहीं आता है, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिक का है, छोटे छोटे उद्योग धंधे कर सकते हैं, तो ऐसे हम लोग खुद ट्रेनिंग देते हैं उनको। अब अंतिम सवाल, जिस तरह संविधान ने मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दिए हैं, तो ग्राहकों के अधिकार कर्तव्य क्या है, बैंकर्स के अधिकार कर्तव्य क्या है? क्या कि आप तो ग्राहक बेस्ड ही हैं, जो भी बैंक है वो तो बेस उसी पर करता है, कस्टमर पर अपने। बिल्कुल, ग्राहकों के अधिकार काफ़ी व्यापक हैं। हम लोग अभी एक नेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए थे RBI ऑम्बुड्समैन का,
जिसके तहत ग्राहकों के जो अधिकार हैं इसके बारे में हम लोगों ने पूरे स्टेट में, ये पूरे एक्चुअली पूरे भारतवर्ष में 1 महीने तक ये मनाया गया था। तो ग्राहकों को मैं कहूँगा कि उनको वित्तीय सुविधा लेने का पूरा अधिकार है, जिसमें भारत सरकार ने कहा भी है कि 3000 तक जहाँ पॉपुलेशन वहाँ पे एक बैंक की शाखाएँ भी होनी चाहिए, ताकि हर एक को बैंकिंग सुविधाएं का लाभ मिल सके। तो सभी को बैंकिंग सुविधाएं लाभ लेने का अधिकार प्राप्त है। और बैंक में जो जो फैसिलिटीज़ बैंक ने अपना वेबसाइट पे या जो भी घोषित की है, उसके लिए वो अधिकारी है, अगर उसको नहीं रिड्रेस होता है तो उसके लिए रिड्रेसल मैकेनिज्म है। नॉट ओनली ओम्बुड्समैन है, बैंक का पहले तो सेल्फी मैकेनिज्म है कि पोर्टल के थ्रू कंप्लेंट कर सकता है। ओम्बुड्समैन है, गवर्नमेंट भारत सरकार का पोर्टल है, राज्य सरकार के कई पोर्टल होता है, SLBC का पोर्टल है, जिसके थ्रू अपने अधिकारों की मांग कर सकता है और उसको उसका लाभ मिल सकता है, चाहे वो बचत खाता से जुड़ा हो, डिपॉजिट से जुड़ा हो, समस्याएं हो, चाहे ऋण से संबंधित शिकायत हो या सर्विसेज से हो। बहुत सारे सर्विसेज है, लॉकर सुविधाएं लेनी हो या और टैक्स जमा करने की सुविधाएं हो, बहुत सारे सुविधाएं भी लेनी है, उसके लिए भी उसको वहाँ से अगर नहीं बैंक द्वारा दिया जाता है या उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, जिसके लिए बैंक को देना चाहिए जितना तक, तो वो इन माध्यम से अपने अधिकार को प्राप्त कर सकता है। कानून की बात में आज तो बस इतना ही, इसलिए कि हमारे पास समय की सीमा होती है। आपको जितना बताया गया बैंक्स के बारे में, बैंक के कामकाज के बारे में, आप उसका लाभ उठाएंगे इस उम्मीद के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार। थैंक यू, धन्यवाद।